वेट स्टूडेंट्स, क्या आप भी कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें आप मोशन इन अ प्लेन को 20 मिनट में रिवाइज कर सके? तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके साथ 20 मिनट्स में मोशन इन अ प्लेन को डिस्कस करने वाली हूं, जिसके हमारे मेन टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, स्केलर हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंटेन करती हैं, उनमें डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि हमारे डिस्टेंस, हमारा मास, हमारा टाइम, ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि वेक्टर हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हमारी ये बताती है कि ऑब्जेक्ट किस मैग्नीट्यूड के साथ किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारी वेलोसिटी, हमारा वेट, ये सब हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिनोट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो पुट कर देते हैं, तो ये हमारा सिंबल होता है वेक्टर क्वांटिटीज का। अब देखो, हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो सिंपल क्वांटिटीज होती है, उनमें हम सिंपल मैथमेटिकल रूल लगा सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या दो वेक्टर कभी इक्वल हो सकते हैं? तो आंसर इज यस, टू वेक्टर्स कैन बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। यानी कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड के साथ शो हो रहे हैं तो वो कैसे होंगे? हमारे इक्वल वेक्टर होंगे। बट अगर मैग्नीट्यूड उनका सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो वो हमारे इक्वल वेक्टर्स नहीं होते हैं। इक्वल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, अनइक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम वेक्टर्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर के साथ, तो क्या होता है? जब हम वेक्टर्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हमारे रियल नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है तो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। कैसे? अगर रियल नंबर हमारा पॉजिटिव होता है तो नंबर 1, इफ रियल नंबर हमारा पॉजिटिव है तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा ना, रियल नंबर और वेक्टर है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे सेम इस वेक्टर के जैसी ही होगी। बट अगर हमारा रियल नंबर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हमारे रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे एक्चुअल वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाती है। अगर हमारा रियल नंबर 0 होता है तो हमारा रिजल्टेंट जो होता है वो हमारा 0 वेक्टर हो जाता है। 0 वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसके साथ किसी भी वेक्टर को प्लस करने पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी वही आ जाता है, या फिर वो वेक्टर जिसके साथ किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आंसर आता है, उस वेक्टर को हम 0 वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन। देखो, जो हमारे स्केलर्स होते हैं हम उनको सिंपल मैथमेटिकल रूल से ऐड कर सकते हैं बस, बट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर को ऐड करने के पास हमारे पास 2 रूल्स होते हैं, ट्रायंगल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल। ट्रायंगल रूल कब अप्लाई होता है और पैरेललोग्राम रूल कब अप्लाई होता है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे वेक्टर इस तरह से होते हैं, सपोज ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए की टेल होती है और ये वेक्टर ए का हेड होता है, और इससे ऐसे हमारा वेक्टर भी कनेक्ट हो रहा है कि उसका जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्ट है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो ये लाइन होगी। ठीक है ना, ये वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये क्या होता है? ये हमारा ट्रायंगल लॉ होता है। ठीक है। बट अगर हमारे वेक्टर्स इस तरह से हो, सपोज ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी इसी पॉइंट पर कोई है, यानी कि दोनों का जो ज्वाइन है वो एक ही पॉइंट पर है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? हमको एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। और जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो हमारे रिजल्टेंट के बारे में बात करता है।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा, जब दोनों ही वेक्टर हमारे एक ही पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे होंगे, यानी दोनों का जो टेल है वो एक ही पॉइंट पर है, वहां से वो अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ना पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं। बट अगर एक के बाद एक वेक्टर ज्वाइन हो रहा है, यानी पहले एक वेक्टर आ रहा है, उसके आगे दूसरा वेक्टर जा रहा है, तो इस तरह से जब हमारे वेक्टर होंगे तो हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। इसमें जो हमारा एडिशन आएगा वो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, और जो हमारा रिजल्टेंट होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होगा हमारा रिजल्टेंट वो थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर रूट। दिस इज द रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ एंड दिस इज द रिजल्टेंट इन एडिशन लॉ, सॉरी ट्रायंगल लॉ। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ, यानी कि अगर हमें वेक्टर्स को माइनस करना है तो क्या करेंगे। देखो, वेक्टर को माइनस करने का तरीका ये होता है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट वेक्टर होता है माइनस बी, वेक्टर माइनस बी होता है ये। ठीक है, और जो ये होगा, ये लाइन, ये वेक्टर, ये हमारा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को शो करता है। तो वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर पॉजिटिव होगा और दूसरा वेक्टर नेगेटिव होगा, तो हम उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स का रिजोल्यूशन हम कैसे करते हैं। वेक्टर का रिजोल्यूशन यानी वेक्टर को एक से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट करना वेक्टर का रिजोल्यूशन बोला जाता है। जब हमारी ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन करती है तो वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो उस कंडीशन में हमारी ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूव कर रही है ना कोई वेक्टर, तो ये क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है और ये वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है। ठीक है, सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण क्रिएट कर रही है और वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए एक्स होगा ए कोस अल्फा, और जो हमारा बी ए वाई होगा वो होगा हमारा ए कोस बीटा। ठीक है, ए एक्स ए कोस अल्फा, ए वाई ए कोस बीटा होगा, और अगर हमारे पास जेड एक्सिस थर्ड एक्सिस भी है और उसके साथ ये गामा एंगल क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे हमारा ए जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कोस गामा। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या होंगे, वेक्टर स्प्लिट हो जाते हैं। बट कई बार कंडीशन ये हो जाती है कि प्लेन में 2D मोशन है बट उसमें सिर्फ एक एंगल है, सपोज हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल है, तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है, ए एक्स हमारा ए कोस अल्फा होता है और जो ए वाई होता है वो हमारा ए साइन अल्फा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ए साइन अल्फा, तो एक ही एंगल के अंदर हमारे इस तरह से आ जाते हैं। तो जो टोटल ए होगा वो होगा हमारा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कोस अल्फा आई प्लस ए कोस बीटा जे प्लस ए कोस गामा के। ठीक है, के कैप, ये जो आई कैप जे कैप और के कैप है ये क्या है, देखो ये हमारे यूनिट वेक्टर बोले जाते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी जो हमारा वेक्टर है वो किस एक्सिस के अलोंग है। आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग टू एक्स एक्सिस, जे अलोंग टू वाई एक्सिस एंड जेड अलोंग के अलोंग टू जेड एक्सिस होता है। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ये तीनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी वीडियो पर अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए ना तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इन सभी टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो, हमारे जो वेक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर 2 तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। नंबर 1 तो हो सकता है हमारे वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो या फिर एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो उस बेसिस पे हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है,
और नंबर 2 हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सपोज ये वेक्टर ए है हमारा और ये हमारा वेक्टर बी है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, जो हमारी डायरेक्शन बता रही है, ये आई जे या के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वहां हमें पता चलता है। ठीक है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। ठीक है, बट क्रॉस प्रोडक्ट हमारा नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम ऐसे नहीं लिख सकते। डॉट प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, नंबर 3 डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। यानी कि हम इन दोनों को सॉल्व करके बाद में इसके साथ सॉल्व करें, या फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसके साथ सॉल्व करें, आंसर हमारा सेम ही आना है। बट क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है। अब हमारे पास क्योंकि 3 तरह के हमारे पास यूनिट वेक्टर भी होते हैं, तो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई कितना होता है, देखो जब हमारे यूनिट वेक्टर्स को अगर हम सेल से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, या फिर डॉट प्रोडक्ट उनका एक दूसरे के साथ करते हैं, जैसे कि आई डॉट जे कैप होता है, तो देखो आई डॉट आई जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी तरह से जे डॉट जे और इसी तरह से हमारा के डॉट के जो होता है ना उनकी वैल्यूज 1 होती है। बट आई डॉट जे मैंने क्या बताया था, आई और जे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट जे, के डॉट आई हमेशा 0 होती हैं वैल्यूज। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डो क्रॉस सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये हमारी 0 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बट अगर हम उनको अपोजिट के साथ करते हैं, आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, क्योंकि इस बार थीटा 90 डिग्री होता है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई कैप। अब ये आई जे के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होती है, डायरेक्शन भी आती है, तो वो क्या होगी, जब हम 2 यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3rd यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगी वो। ठीक है, और के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे कैप। क्लियर है, इन पूरे टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल क्रिएट करते हुए थ्रो करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट हमारी मूव करती है ना उसके उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करती है। देखो सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्रिएट करेगी तो वो इस तरह से जाएगी और एक हाइट पर जाने के बाद वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और जो ये पाथ पूरा कवर कर रही है इसको हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक होती है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है।
ठीक है। इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पे हमने माना सपोज हमारी ऑब्जेक्ट थीटा एंगल क्रिएट कर रही है और उसको हम u स्पीड के साथ थ्रो कर रहे हैं, तो अब जो u होगा वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, एक तो वर्टिकल मोशन कर रहा है और एक वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो ux होगा वो तो हो जाएगा u cos थीटा और जो uy होगा वो हो जाएगा u sin थीटा। ओके, जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा रही है इसको हम रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट तक गई है जहां तक उसको हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे h। देखो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है और वर्टिकल भी, यानी वो इस तरह से जा रही है, ऐसे भी जा रही है और वो ऐसे अपवर्ड भी जा रही है। अब जो वो इस तरह से जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पर कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होती है हमारी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। बट जब वो ऊपर जा रही है तो अर्थ की ग्रेविटी उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, तो क्या हो रहा है, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है जो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है उसमें डीएक्सीलरेशन, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक पॉइंट पर जाने के बाद रुक जाएगी, बट क्योंकि उसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्पीड तो अभी भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे रुकी और तुरंत ऐसे ड्रॉप हो गई, नहीं, क्योंकि उसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्पीड तो अभी भी उसको ऐसे लेके जा रही है और उसको ग्रेविटी खींच रही है। तो अब क्या होगा, वो इस तरह से डाउनवर्ड मूव करने लगेगी। यहाँ पे जो हमारा वी वाई हो जाएगा ना वो 0 हो जाएगा, बट यू एक्स जो होगा वो इसमें रहेगा। यहाँ पे इस तरह से यू एक्स होगा और इस तरह से यू वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यू एक्स तो ऐसे ही काम करता रहेगा, लेकिन यू वाई जो होगा वो इस तरह से डाउनवर्ड हो जाएगा और फिर वो यहाँ पे अर्थ पर आ जाती है। तो ये जो होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है, ये मैक्सिमम रेंज होती है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं क्या क्या होते हैं, टाइम टू फ्लाइट। टाइम टू फ्लाइट क्या होता है, टाइम टू फ्लाइट हमारा वो टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम, जिस टाइम में हमारी ऑब्जेक्ट फ्लाई करती है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा है, उसको हम टाइम टू फ्लाइट बोलते हैं, टी। और इसकी जो वैल्यू होती है, टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट आता है हमारी रेंज। रेंज क्या होती है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है उसे ऑब्जेक्ट की रेंज बोला जाता है। और रेंज की जो वैल्यू होती है वो होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नंबर 3, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यानी कि वो मैक्सिमम किस पॉइंट तक जाती है। सपोज हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट होती है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ऑब्जेक्ट को, देखो पूरा जो मूव करेगी पूरे मोशन में तो उसको टाइम लगेगा 2u sin थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है ना उसको, वो जस्ट हाफ होता है टाइम टू फ्लाइट का, होता है u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, डिटेल से स्टडी कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ पाथ। हमारी पाथ की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू यू टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देखो अगर हम इसको वैल्यू a मान दो, इसको वैल्यू b, तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखो ये हमारी जो पाथ इक्वेशन आ रही है वो एक पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, तो यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलर मोशन। ये भी हमारा मोशन इन अ प्लेन का एक अदर एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के फिक्स पॉइंट के अलोंग एक फिक्स डिस्टेंस पर मूव करती है तो उस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस हमेशा इसकी फिक्स रहती है। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा फिक्स। जो सर्कुलर मोशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म होती है बट वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है,
क्योंकि क्या होता है जब हमारी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, बट स्पीड उसकी सेम है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन में चेंज ही होनी है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यानी उसके अंदर क्या है, एक्सीलरेशन, और इस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जो क्या काम कर रहा है, हमारी जो सर्कुलरली मूव ऑब्जेक्ट है ना उसे सेंटर की तरफ खींच रहा है, जिस वजह से वो सर्कुलरली मूव कर रही है। अगर ऐसा ना हो तो हमारी ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पर मूव करने लगेगी, इस तरह से आगे निकल जाएगी, बट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इसे सेंटर की तरफ खींच रहा है तो ये क्या करेगी, सर्कुलरली मूव करती रहेगी। और जो ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है इसकी वैल्यू v²/r होती है। यहाँ पे v है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और r है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस होती है। तो ये हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज होती है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट के पास दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो होता है उसका सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो उसे सेंटर की तरफ खींचा होता है, दूसरा होता है उसके अंदर टेंजेंटिकल एक्सीलरेशन जो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, स्पीड को उसकी कंटिन्यूसली उसके सरफेस पर, यहाँ पर उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ठीक है। टेंजेंटिकल एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को चेंज, और जो सर्कुलर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है वो उसे सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो जो टेंजेंटिकल एक्सीलरेशन वर्क करेगा वो आउटवर्ड वर्क करेगा और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन उसको इनवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। तो ये था मेरा पूरा चैप्टर इस मोशन इन अ प्लेन। आई होप आपको ये क्विक रिवीजन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मुझे सजेस्ट कीजिए मैं नेक्स्ट किस चैप्टर के बारे में आपको क्विक रिवीजन दूँ या फिर मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो दूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिजिक्स की दुनिया को देखना ना भूलें और हाँ, इसको एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।